शीला राठौर, ये जायसवाल परिवार का मामला है। आपका राठौर परिवार इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? माया ने धीमी आवाज में कहा। ये शीला राठौर पुणे शहर की 4 सुंदरियों में से अंतिम थी, जो पुणे शहर के शीर्ष परिवारों में से एक राठौर परिवार की बेटी थी। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना है कि मेरा राठौर परिवार क्या करने जा रहा है? बस आज्ञाकारी रूप से मेरी बात सुनो। तो तुम बिना किसी जांच के जायसवाल ग्रुप को लूटना चाहती हो। तुम लोग बस सपने देख सकते हो। शीला ने ठिठोली की। भाई, ऐसा लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जो हमारे राठौर परिवार की बातें नहीं सुनते हैं। माया का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। वैसे ही विभोर जायसवाल और उसका परिवार उनकी बेइज्जती कर रहा था। ऊपर से अब ये शीला राठौर और उसका परिवार भी उनके साथ मिल गया था। माया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शीला ने माया को चिढ़ाते हुए देखा। वो सिर्फ जायसवाल ग्रुप की अध्यक्ष थी, लेकिन उसने राठौर परिवार के आदेशों की अवहेलना करने का साहस किया था। जायसवाल परिवार ने भी इस बात को माना था। अगर उसके बड़े भाई को तान्या ने बहकाया ना होता तो वो खुद इतने निचले स्तर के परिवार में कभी भी नहीं आती और ना ही इनके मामले में बीच में बोलती। तान्या के दक्ष को खुश करने की पूरी कोशिश करते हुए देखकर शीला अपने दिल ही दिल में हंस पड़ी। वो अपने बड़े भाई की व्यक्तित्व को जानती थी। तान्या उसके लिए सिर्फ मनोरंजन के लिए थी, वरना इतने छोटे परिवार की लड़की उनकी नजरों में कैसे आ सकती है? मेरे राठौर परिवार को भाव ना देना। तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। दक्ष ने तान्या के कंधे पर हाथ रखा और बेतहाशा हंसते हुए उसके कंधे को छुआ। मैं इस बार तनु के परिवार को देखने के लिए विदेश से वापस आया हूं। मुझे अभी अभी दादाजी से पता चला है कि यहाँ कोई समस्या है। मैं निश्चित रूप से उन्हें कार्य पूरा करने और जायसवाल ग्रुप के सभी शेयर्स को सौंपने में उनकी मदद करूंगा। और तुम्हें अब जायसवाल ग्रुप का मैनेजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार तान्या उसकी वर्तमान प्रेमिका थी, इसलिए वो उसके साथ अपनी इच्छा अनुसार खेल सकता था। वो अभी भी कुछ प्रयास कर सकता था। उसे परिवार को गूंथने में बहुत मजा आता था। माया अपमान के कारण क्रोधित हो उठी। वो जायसवाल ग्रुप की प्रभारी थी। पूरे 3 साल के लिए वो सिर्फ एक शब्द के कारण राठौर परिवार के लिए सब कुछ क्यों छोड़ देगी? शीला ने ठंडी मुस्कान के साथ माया की ओर देखा और कहा, माया, मैंने पहले भी कहा है कि तुम जैसी लड़की को शादी करने के लिए एक अमीर व्यक्ति को ठीक से ढूंढना चाहिए। अपने लुक्स के साथ तुम्हें पुरुषों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी तुम अभी भी किस कंपनी का प्रबंधन कर रही हो? 1 साल पहले माया ने एक कॉकटेल पार्टी में भाग लिया था और शीला के साथ उसकी तगड़ी बहस हुई थी। तब से शीला हमेशा माया को नापसंद करती थी और हर जगह उसके खिलाफ ही जाती थी। अरे, तुम माया दी के बारे में क्या बात कर रही हो? तुम खुद एक अमीर आदमी से शादी क्यों नहीं कर लेती, जो कम से कम अधेड़ उम्र का तो हो? मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें भी जीवन भर खाने और कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। केतन कूद पड़ा और चिल्लाया, मैं माया से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? शीला ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा। माया ने केतन को उत्तेजित ना होने के लिए कहा। उसने विभोर को ठंडे स्वर में देखा और धीमी आवाज में कहा, बड़े दादाजी, आपको वास्तव में इतना निर्णायक होना है कि आप अपने फैसले का कोई भी निशान ना छोड़ें। विभोर ने उपहास में अपनी बाहों को क्रॉस किया और कहा, मिकी, हालांकि जायसवाल ग्रुप तुम्हारे हाथों में अच्छी तरह से विकसित हो गया है, ये अभी भी मेन ब्रांच का बिजनेस है। मुझे स्वाभाविक रूप से बोलने का अधिकार है। इसके अलावा क्या तुम्हारे परिवार को हाल ही में एक अच्छा समर्थक नहीं मिल गया है? तो फिर अब उसके साथ के बाद क्या तुम अभी भी एक छोटे से जायसवाल ग्रुप की परवाह करोगी? विभोर की निगाहें कार्तिक पर पड़ी। उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि कार्तिक कितना भयानक था। वो बेकार दामाद जिसका कभी उपहास किया जाता था और दूसरों द्वारा उसे नीचा दिखाया जाता था, उसी ने उसे इस तरह अपमानित करने का साहस किया था। वो उस अपमान का बदला चाहता था।
विभोर ने चुपके से अपनी आंख के कोने से महेश त्यागी को देखा और तुरंत बहुत अधिक आराम महसूस किया। लेकिन जायसवाल ग्रुप की स्थापना मेरे दादाजी ने की थी, आपको क्या अधिकार है? माया ने आवाज उठाई। मेन ब्रांच के लोग कदम दर कदम उन पर दबाव बना रहे थे। ये बहुत ज्यादा था। विभोर ने उपहास के साथ अपना सिर हिलाया। जायसवाल ग्रुप अब मेन ब्रांच से संबंधित है। ये अब तुम लोगों का नहीं है। चिंता मत करो, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। तुम लोगों को मुआवजा जरूर दूंगा। मेन ब्रांच के लोगों के चेहरों पर हंसी के भाव थे। अच्छी तरह से विकसित जायसवाल ग्रुप को माया के हाथों से छीन लेना वाकई उन्हें अच्छा लग रहा था। मेन ब्रांच के लोगों के चेहरों को देखकर माया आखिरकार पूरी तरह निराश हो गई। खैर, बहुत बातें हो गई, चलो अब जल्दी करो और इस पर हस्ताक्षर करो। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद तुम सब प्लीज जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ, वरना हमारे गेस्ट्स को दिक्कत होगी। अब से जायसवाल परिवार को तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। विभोर ने उदासीनता से कहा, जल्दी करो और इस पर हस्ताक्षर करो। युवराज राठौर यहां कम ही आते हैं। यहां की पार्टी और रौनक को बर्बाद मत करो। तान्या ने दक्ष के पास जाकर माया और उसके परिवार को घृणा के साथ भगाना चाहा। तुम सभी को ध्यान से सोचना होगा। भविष्य में मिकी के परिवार का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। कार्तिक धीरे धीरे माया की तरफ आया और उसने विभोर को उदासीनता से देखा। महेश त्यागी के कारण विभोर ने अपनी पीठ सीधी की और आत्मविश्वास से कहा, हाँ सही कहा। अगर मिकी इस पर हस्ताक्षर कर देती है तो भविष्य में जायसवाल परिवार से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अब से जायसवाल परिवार मेरे राठौर परिवार का सहयोगी होगा, ऐसे ही किसी आम इंसान का नहीं। शीला ने अजीब लहजे में कहा। भले ही उसके शब्दों में ज्यादा भार नहीं था। कार्तिक झुका और उसने कॉफी टेबल पर रखा अग्रीमेंट उठाया और माया के हाथों में रख दिया। माया बहुत हैरान हुई और उसने सोचा कि कार्तिक सच में चाहता है कि वो इस पर हस्ताक्षर करे। पागल तो नहीं हो गया है। मेन ब्रांच के लोगों और दक्ष और शीला ने अपने चेहरों पर तिरस्कार दिखाया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक सबसे तेजी से समझौता करने वाला होगा। लो, ये पेपर लो मिकी और फाड़ दो इसे। और इतना ही नहीं, मेन ब्रांच के लोगों से अपने सभी शेयर्स को तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करने के लिए एक अग्रीमेंट लिखने के लिए कहो। और याद रखो, अब से मेन ब्रांच का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। इन लोगों से आज से अभी इसी वक्त से सभी रिश्ते खत्म कर दो। कार्तिक के शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। वो वास्तव में जायसवाल ग्रुप के शेयर्स को वापस लेना चाहता था और यहां तक कि माया के परिवार के मेन ब्रांच के साथ सभी संबंधों को काट देना चाहता था। हालांकि मेन ब्रांच भी अपने रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, फिर भी पहल करने और निष्क्रिय होने में बहुत बड़ा अंतर था। विभोर का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। कार्तिक को क्या अधिकार था कि वो माया और अन्य लोगों के आपस में रिश्ते यूं तोड़वा दे। विभोर ने मेज पर जोर से हाथ मार दिया और कठोर आवाज में कार्तिक की ओर इशारा किया। ये जायसवाल परिवार का पारिवारिक मामला है। तुम जैसा बाहरी व्यक्ति इसके बारे में क्यों बात कर रहा है? हाँ, और क्या? तुम्हारा और माया का पहले ही तलाक हो चुका है। अब तुम जायसवाल परिवार के सदस्य नहीं हो। मदन ने उपहास किया। कार्तिक ने वास्तव में हस्तक्षेप किया था। क्या उसने नहीं देखा कि राठौर परिवार भी उनके साथ था? उसने राठौर परिवार को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो। कार्तिक को ये अजीब लगा। आंतरिक मामले? क्या आपने कभी मिकी और अन्य लोगों को अपने लोगों के रूप में माना भी है? कार्तिक के सवाल ने विभोर और अन्य लोगों को तिरस्कार का अनुभव कराया। चूंकि उसका उपनाम जायसवाल था, इसलिए उसे परिवार के मुखिया के आदेशों को सुनना चाहिए। कार्तिक, तुम क्यों सारी बात बिगाड़ रहे हो? हमें बाधित कर रहे हो। तान्या कार्तिक की ताकत को नहीं जानती थी, लेकिन उसने सोचा कि कार्तिक अब भी पहले की तरह ही एक बेकार इंसान है।
कार्तिक की आंखें ठंडी थीं। तान्या ने तुरंत महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक जा रही है। दक्ष भैया, इस हरामखोर को देखो, उसने मुझे घूरने की हिम्मत कैसे की? तान्या ने दयनीय स्वर में कहा। कार्तिक ने ठंडेपन से कहा, उस समय जब मैंने मिकी से शादी की थी, मुझे अफसोस है कि तुम लोग मेरी शक्ल भी नहीं जानते थे। तुम सभी को बस इतना पता था कि मिकी ने कार्तिक नामक कूड़ेदान से शादी की थी। दक्ष और शीला हैरान थे। तो वो माया का एक्स हस्बैंड था। ये दिलचस्प था। मिकी मेरी वाइफ थी और हमेशा रहेगी, और अब मैं उसे और नुकसान नहीं होने दूंगा। कार्तिक ने माया को गहराई से देखा, जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे, और उसके बालों को सहलाते हुए वो मुस्कुराया। माया ने समझौते को फाड़कर फेंक दिया और कार्तिक की बाह पकड़ ली। जब तक वो वहां रहता, कोई दुर्घटना नहीं होती। कार्तिक मुस्कुराया। माया को मेन ब्रांच की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए ये उसका पहला कदम था। उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अपने पहले जीवन में माया केवल तथाकथित परिवार के लिए निर्दयता पूर्वक शोषण किए जाने को स्वीकार कर सकती थी, क्योंकि वे पूरे दिल से एक स्थिर जीवन जीने में सक्षम नहीं थे। दुर्भाग्य से उसने कुछ भी किया, मेन ब्रांच ने उनके परिवार को स्वीकार नहीं किया। कार्तिक सब कुछ जानता था। जब इस बार वो इस जीवन में लौटा, तो उसे अपने लापरवाह जीवन में साथ देने के लिए एक सुंदर महिला की आवश्यकता थी। वो अन्याय जो माया के और उसके साथ होता आया था, इस बार उसके द्वारा चकनाचूर हो जाएगा। हमें शेयर सौंपने के लिए कह रहा है। कार्तिक, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां निर्णय ले सकते हो? विभोर ने कार्तिक को मजाकिया भाव से देखा। जो कुछ उसने प्राप्त किया था, उसे सौंपना उसके लिए असंभव था। दादाजी, कुछ लोग हैं जो अनुचित हैं। आपको उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, दक्ष ने कहा। विभोर दक्ष को देखकर मुस्कुराया और कहा, इन लोगों को बाहर फेंक दो। हम शेयर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। हुलाला! जायसवाल परिवार के 5 गार्ड गुस्से में कार्तिक, माया और उसके परिवार की तरफ दौड़ पड़े। कार्तिक ने तिरस्कार से कहा, क्या ये लोग मुझे रोक सकते हैं? केंद्र के रूप में कार्तिक के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली तूफान छिड़ गया और उसने 5 गार्डों को उड़ा दिया और उन्हें हॉल में हर जगह फेंक दिया। कार्तिक, ये जायसवाल परिवार है, ज्यादा अभिमानी मत बनो। विभोर इतने गुस्से में था कि उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और उसने कार्तिक को देखा। दक्ष ने खड़े होकर विभोर के कंधे को थपथपाया। उसने कहा, दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जायसवाल परिवार को स्पष्टीकरण दूंगा। यह कहने के बाद दक्ष ने महेश त्यागी की ओर देखा, जो शुरू से ही चुप था। दक्ष ने कहा, महेश अंकल, किसी ने आपकी नाक के नीचे यहां हमला किया है। आप लायन ग्रुप के नेता हैं। क्या आपको यहां प्रभारी नहीं होना चाहिए? लायन ग्रुप? कार्तिक दंग रह गया और उसने महेश त्यागी को देखा। महेश त्यागी धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसकी काली त्वचा और मांसपेशियां मांसल थीं। उसने कार्तिक को गहरी आंखों से देखा। मैं पुणे शहर के पड़ोसी इलाकों में लायन ग्रुप डिवीजन का टीम लीडर हूं। हालांकि पुणे सिटी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लायन ग्रुप के कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में मैं एक योद्धा को वो नहीं करने दूंगा जो वो चाहता है, महेश त्यागी ने गहरी आवाज में कहा। उसकी राय में कार्तिक की आध्यात्मिक ऊर्जा का बेईमानी से उपयोग लायन ग्रुप द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन था। दक्ष ने कार्तिक को देखा और कहा, हमारे महेश अंकल एक महागुरु योद्धा हैं। वो पुणे सिटी टीम के चीफ प्रताप जाधव से अधिक शक्तिशाली हैं। तो ये महागुरु हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास एक असाधारण स्वभाव है। जब मेन ब्रांच के लोगों को पता चला कि महेश त्यागी एक महागुरु हैं, तो वे सम्मानित हो गए। पुणे शहर में अभी तक काफी महागुरु नहीं आए थे। विभोर ठंड से मुस्कुराया। उसने सोचा कि भले ही कार्तिक महागुरु भी था,
फिर भी वो बहुत छोटा था। उसने अभी भी महागुरु लीग में प्रवेश किया होगा। उसके और महेश त्यागी जैसे दिग्गज महागुरु के बीच बहुत बड़ा गैप था। महान गुरु, ये कार्तिक एक महागुरु भी है, विभोर ने याद दिलाया। ओह, वो इतनी कम उम्र में अभी से महागुरु बन गया है। क्या वो प्राचीन स्पेस परिवार से हो सकता है? महेश त्यागी ने हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशंस का खुलासा किया। क्या लायन ग्रुप के महेश त्यागी का यहां आना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या उसके पीछे उसका कोई और मकसद भी है? क्या सजा देगा कार्तिक, विभोर और दक्ष के परिवार को